नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज की खबरों की अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन में एकता की डोर क्या कमजोर पड़ रही है। सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक से पहले सहयोगी दलों की नाराजगी ने विपक्षी राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। यह खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही साथ विशेष मेहमानों के साथ विशेष चर्चा भी करेंगे इस खबर पर। वहीं पश्चिम बंगाल में मदरसों का दरवाजा अब एक बड़े सर्वे के लिए खुलने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कवायद का मकसद शिक्षा व्यवस्था से जुड़े आंकड़ों का सत्यापन और एक व्यापक शैक्षणिक डेटाबेस तैयार करना है। खबर विस्तार से दिखाएंगे। और पश्चिम एशिया में हॉर्मुज संकट के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद तनाव बरकरार है और पूरी दुनिया की नजरें अब भी इसी रणनीतिक क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले सबसे देखते हैं हेडलाइंस। सोमवार को होने वाली बैठक से पहले ही इंडी गठबंधन में रार, डीएमके, आप का बहिष्कार, सीपीआईएम और जेएमएम भी कांग्रेस से नाराज। कांग्रेस का दावा 23 पार्टियों ने भागीदारी की पुष्टि की। पश्चिम बंगाल में मदरसों का सर्वेक्षण शुरू। कामकाज, बुनियादी ढांचे और कानूनी स्थिति के बारे में 5 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने को प्रतिबद्ध। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के 100 दिन पूरे। युद्ध विराम के बावजूद हमलों का दौर जारी। अमेरिकी सेना का दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मार गिराए ईरान के 2 ड्रोन। उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी बढ़ने के आसार। दक्षिण भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक में सोमवार को बारिश का रेड अलर्ट। तो सबसे पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक की बात से इन खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सोमवार को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में पहले विपक्षी एकता की तस्वीर में दरारें साफ दिखने लगी हैं। जिस मंच से बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति का संदेश दिया जाना है, उसी मंच पर पहुंचने से पहले ही सहयोगी दल कांग्रेस की कार्यशैली पर अब सवाल उठा रहे हैं। डीएमके ने दूरी बना ली है, माकपा ने खुली नाराजगी जताई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असंतोष के संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन बीजेपी को चुनौती देने से पहले अपने भीतर की चुनौतियों से पार पा सकेगा? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8 जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक को विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बैठक से पहले ही गठबंधन के भीतर असहमति के स्वर तेज हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु से आया है, जहां डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। उधर माकपा ने भी कांग्रेस नेतृत्व के तौर तरीकों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। माकपा महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा वामपंथी दलों और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर किए गए हमलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राजनीतिक संदेश सिर्फ पत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी प्रतियां गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भेजकर माकपा ने अपनी नाराजगी को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना दिया। विपक्षी एकता के दावे के बीच झारखंड से भी असहज करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जेएमएम की अगली रणनीति को लेकर अटकलें तेज हैं। उधर खबरें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की ओर से भी बैठक में पूर्ण भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ है। यानी जिस बैठक को विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन बनना था, उसके पहले ही असंतोष की कई परतें सामने आ चुकी हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के दिल्ली पहुंचने से बैठक को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन टीएमसी में फूट को लेकर बड़ा सवाल यह है
कि असली टीएमसी आखिर है किसकी, ममता बनर्जी की या फिर 80 में से 60 विधायकों का नेतृत्व करने वाले ऋतव्रत बैनर्जी की। आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस गठबंधन से दूरी बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता की बात करते करते छोटे दलों को कांग्रेस में शामिल करने की नसीहत देने लगे। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। इसलिए इन पार्टीज को अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस इन घटनाक्रमों को सामान्य राजनीतिक मतभेद बताकर खारिज कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का दावा है कि 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में भागीदारी की पुष्टि की है और भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दल अपने व्यस्त कार्यक्रमों या स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ संघर्ष में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन विपक्षी खेमे के भीतर उठते सवालों ने भाजपा को हमला बोलने का अवसर दे दिया है। भाजपा का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन वैचारिक एकता नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरियों का गठजोड़ है, जहां नेतृत्व से लेकर रणनीति तक हर मुद्दे पर अंतर विरोध मौजूद है। इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है। और डिवीजन हमने देखा है, डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडी अलायंस मीट। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडिया अलायंस। दिल्ली में होने वाली ये बैठक विपक्ष की भावी रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही सहयोगी दलों की नाराजगी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये गठबंधन भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई का भरोसा दिला पाएगा या फिर भीतर की खींचतान उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। न्यू बॉल 40 गेम्स। यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बताओ ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की थिंग सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन,
कते फतेह पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और हम विपक्ष के गठबंधन की जो बैठक है, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये सामने आई है, उससे जुड़ी हुई सियासत की बात कर रहे हैं। इस पर आज हमारा विशेष चर्चा का विषय यही है। महाराज, हमारी विशेष चर्चा का विषय है विपक्ष के साझा मोर्चे में असहमति के सुर। विपक्ष के साझा मोर्चे में असहमति के सुर आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर जी को मैं देख पा रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के नीतियों के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को देख पा रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसके पहले मैं आपके पास आऊँ, दुष्यंत नागर जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस की मुश्किल है, क्योंकि सीपीआई, सीपीएम और बहुत सारी पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी, डीएमके, तो पहले जो एक कहीं ना कहीं आप इन सबको साथ में लेकर चलते थे, आज असहमति के सुर, तो सबसे पहले क्या इनको एकजुट रखना ही एक चुनौती बन गया है कि बीजेपी के साथ लड़ाई शुरू करें, उससे पहले आप इनको साथ में लेकर आए? क्या कांग्रेस के में संवेदनशीलता की कमी हो गई है कि साथियों को साथ लेकर नहीं चल पा रही है? क्या वजह क्या है, सब जो ये रार है इसके पीछे? जी निखिल जी, देखिए, ये जो गठबंधन बना था ये लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत बना था, क्योंकि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के साथ में मुकाबला रहा है चुनावी। तो राज्य विधानसभा चुनावों के लिए तो ये छोटे मोटे संघर्ष जैसे कि केरल में हुए, ये चलते रहेंगे। और लोकतंत्र में कुछ विषयों के ऊपर असहमति होना रहा नहीं है, लोकतंत्र चलता ही ऐसे है। आप देखेंगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे, सभी एकजुट होके, सशक्त होके, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, एक लीडरशिप के साथ देश के सामने एक विकल्प के रूप में खड़े होंगे। असल में दुष्यंत नागर जी, जो आपने बात कही कि असहमति से ही चलता है लोकतंत्र, तब तो सरकार और विपक्ष में ही असहमति है, तो वो लोकतंत्र तो चल ही रहा है। बात असहमति है, लेकिन असहमति में भी सहमति हो। बात इस बात की है, असहमति इतनी ना हो जाए कि आपके साथ सहमति बिगड़ जाए, और वही दिख रहा है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। सर, आपने लेफ्ट पार्टी के विषय में कहा, वो भाई आम आदमी पार्टी आपका साथ छोड़ के चली गई, आपके साथ में जो दूसरे दल हैं वो किस किस तरह से, आपको पिछले उसकी बात याद होगी, कांग्रेस के चिरकुट नेताओं से मत कहिएगा, मतलब बहुत एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अखिलेश यादव ने कहा था। तो ये सारी बातें मंच पर आए और कहें। बात तो सुन लीजिए सर, आपने कहा कि छोटी मोटी असहमति चलती रहती है, उस पर मैंने ये बात कही। जी, सहयोगी दलों को पूर्ण अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे वो पत्र के द्वारा जैसे लेफ्ट के नेता ने लिखा, चाहे टीवी में, मीडिया में बयान के द्वारा वो अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस किसी को दबाती नहीं है, सप्रेस नहीं करती है, खुल के अपने विचार रखिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर 2029 में या जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन। तो ये बताइए, ये जो पूरा गठबंधन है, ठीक है, ये पूरा गठबंधन है, ये बीजेपी के खिलाफ असहमति जताने के लिए एकजुट हो रहा है या आपस में असहमति जताने के लिए? आप किसी को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपस में बता रहे हैं, आप ही के खिलाफ असहमति जता रहे हैं। देखिए जी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की विफल आर्थिक, राजनीतिक और अन्य नीतियों के विकल्प के रूप में उभरा है, और जिसको लोगों ने अच्छा खासा मैंडेट भी पिछले लोकसभा चुनाव में दिया है। और आज भारत की जनता उम्मीद कर रही है कि इंडिया अलायंस मजबूत होकर अगले चुनाव में उभरेगा और सरकार बनाएगा। ठीक है सर, और ठीक है सर, आप अगर ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा मैंडेट दिया है और आप उस मैंडेट से संतुष्ट हैं, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की जो आर्थिक, राजनीतिक जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम एकजुट हो रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इनके गठबंधन को और क्या क्या कमेंट करेंगे आप?
कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने इनका साथ छोड़ दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी इनको धक्के मार रही है, कहती है कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़े, यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रश्न खड़े कर रखे हैं, क्योंकि इनके नेता जाकर मायावती जी का दरवाजा खटखटा रहे थे और समाजवादी पार्टी वाले इनके नेताओं को शक कर रहे थे। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि हमें कष्ट है जिस प्रकार से आपने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, और उसमें आरजेडी उसमें है। और आगे बढ़े, केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी ऑलरेडी इनके खिलाफ हैं, वो ऑलरेडी बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही है। डीएमके वो ये कह रहे थे आपस में तालमेल है, इतना तालमेल है कि डीएमके कह रहे कि हमारी पीठ के पीछे छुरा घूम दिया इन लोगों ने। थोड़ा इधर आ जाए, सेंटर की तरफ आ जाए, तो महाराष्ट्र के अंदर यूबीटी ने मना कर दिया, यूबीटी शिवसेना ने मना कर दिया कि हम भागीदारी करेंगे। तो कहाँ है इंडिया गठबंधन, और कौन सा इंडिया गठबंधन है? कोई सोच, कोई विचार है नहीं, सिवाय इस बात के कि मोदी जी का या मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध करना है। दूसरी बात, मैं आज आपको कहकर जा रहा हूँ, अभी इसके बाद अगले साल 5 राज्यों में चुनाव ने, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, इन 5 जगह ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, बुरी तरह मुंह की खाने वाली है। और उसके बाद मेरी बात नोट करिए, बार बार ये जो मंच साझा करते हैं जी, मैं जस्ट उसी पे पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का क्या मोटिव है आरपी सिंह साहब? क्यों फिर एकजुटता दिखा रहे हैं बार बार? इसका कुछ तो मैसेज होगा ना। मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद आपकी बात कर देता हूं जी। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अगले साल इस समय तक हम लोग वापस बैठेंगे, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ही रहेंगे, वो एलओपी नहीं रहेंगे 1 साल बाद, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो बाकी हिस्सेदार हैं उनको लीडर मानने को तैयार ही नहीं होंगे। आज भी लेफ्ट पार्टी को लीडर मानने को तैयार नहीं है, आज भी उमर अब्दुल्ला को लीडर मानने को तैयार नहीं है। अगले साल इन दिनों तक राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। राहुल जी अगले साल इन दिनों तक एलओपी नहीं होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे। पहले उमर अब्दुल्ला को मना लो, पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को मना लो, पहले लेफ्ट पार्टी को मना लो, पहले ममता बनर्जी को मना लो, पहले डीएमके को मना लो, फिर जाकर कहीं सपने देखना। और क्योंकि अगले साल आपका यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, इन सब राज्यों में 0/0। ठीक है, अब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। दुष्यंत नगर जी आएंगे आपके पास दोबारा, अभी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पंजा काफी है। पंजा कई साल देख लिए लोगों ने, अब इस खूनी पंजे के झांसे में आने वाले नहीं है लोग। ये अभय मुद्रा का पंजा है, ये भारत को अभय भारत के लोग नौकरियां देगा, रोजगार देगा। अभय मुद्रा दिखाने दीजिए भाई, ठीक है। अभय मुद्रा आप दिखा रहे हैं, राहुल गांधी संसद में दिखाते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो है, ये आपको लगता है कि दरअसल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय इनको सबसे पहले आपस की ही जो खींचतान है उसको सुलझाने की जरूरत है, उसके बाद जब वहां ठीक कर लेंगे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, देखिए निखिल भाई, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में ऐसे गठजोड़ बनाना ये कोई नई चीज नहीं है। राजनीति में जब भी पार्टियां कमजोर होती हैं तो गठजोड़ बनाती हैं, और मजबूत रहने पर भी कहीं उनको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है तो वो गठजोड़ में जाती है। और भारत ने गठजोड़ की राजनीति को अलग अलग समय पर स्वीकार किया है, और एनडीए तो देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला गठजोड़ है, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहा है। वहां ऐसे स्वर भी नहीं सुनाई देते, वहां एक दूसरे के साथ एकोमोडेट करते हैं। हम सबको याद है कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी और रामविलास जी की पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की सीटें छोड़ दी। अभी भी अलग अलग राज्यों में वो सहयोगियों के साथ उस तरह का बर्ताव करते हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उस बिग ब्रदर के रोल में अपने आप को तैयार कर पाई? गठजोड़ की मूल शर्त होती है कि जो शक्तिशाली दिख रहा हो वो दूसरों को घुस दे। अब यहाँ संकट है कि शक्तिशाली केंद्र में तो है 99 सीट पर, लेकिन राज्यों में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, और जहां बहुत अच्छी स्थिति है वहां किसी भी सहयोगी को रखने को तैयार नहीं। आप कोई एक राज्य बताइए जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो और उन्होंने फिर भी अपने साथ सहयोगी को रखा हो। उनका कोई एक सहयोगी बताइए जो पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिया और इनको रख रहा हो। क्योंकि कश्मीर से शुरुआत हुई तो कश्मीर में नहीं रखा, तमिलनाडु में जहां भी वो सत्ता से गए वहां उनको डीएमके ने नहीं रखा था, अब वो कूद कर टीवीके के साथ चले गए। इसको समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का चरित्र नहीं है गठजोड़ के साथ चलने का, ये समझिए इसको, और इसीलिए ये सारी असहजता आपको दिखती है। दूसरा, जो 2024 के लिए जो गठजोड़ बनाया गया था
जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई और जिसका खामियाजा सबने देखा। दरअसल उसके बाद कोई गठजोड़ है ही नहीं। हम टीवी पर ये बेवजह की बहस करते हैं, या तो ये कोई गठजोड़ बताएं कि भाई हम गठजोड़ कोई बना रहे हैं, हम सारे लोग, और हम लोग इस भ्रम में कई बार, आप भी इंडिया गठबंधन बोलते बोलते फिर थोड़ा हिचकिचाए। कोई ये नहीं कह सकता कि आज कोई ऐसा गठबंधन है। अगर गठबंधन होगा तो उसका एक स्वरूप होगा ना, जैसे यूपीए एक समय में था, उसका एक स्वरूप था, लेकिन वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब डाली, वो भी नहीं चल पाई। और एनडीए एक है तो उसका स्वरूप दिखता है कि भाई ये पार्टियां। अब जयराम रमेश जी ने 23 पार्टियों की बात की है, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें स्टालिन की पार्टी नहीं आती, जिसके जो अगर हम कहें तो सर्वाधिक लोकसभा सांसद उस लिहाज से देखें तो तीसरे नंबर की वो पार्टी हो जाएगी विपक्ष के लिहाज से, तो क्या अगर वो नहीं आएगी तो ये गठजोड़ किसी काम का होगा, इसका कोई मकसद पूरा होगा? जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो राहुल गांधी को स्वीकार करने को तैयार हैं? इसके बीच में आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हैं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज और कांग्रेस का एक दूसरे पर भरोसा बन पा रहा है, विश्वास नहीं बन पा रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या कि अपना वाला हिस्सा ले ले, दूसरे को नहीं देना है, मन छोटा है, जिसको कहते हैं, जो अटल जी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ इस गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट यही है। ठीक है दुष्यंत नागर जी, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके ऊपर रेज किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस का तो चरित्र ही नहीं है, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नीचे तक गिनाते चले आए हैं, और कह रहे हैं कि भाई आपका तो चरित्र ही नहीं है कि आप गठबंधन में रहें, गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चले, वो संवेदना ही नहीं है। जी देखिए, हर्ष जी ने शुरू किया कि भाई एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत है, यूपीए का या इंडिया अलायंस का गठबंधन मजबूत नहीं है, और इन्होंने सहयोगियों के विषय में भी बड़ी भारी टिप्पणी की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था तो सबसे पहले जेडीयू की तरफ से ऐतराज आया, और उन्होंने उनका किस तरह से प्रतिक्रिया थी वो उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। समय समय पे इनके गठबंधन अकाली दल श्रोमणी साथ छोड़ गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अलाइन है। डीएमके को नई पार्टी, विजय पार्टी के आने के बाद में समस्या है, वो मिल बैठ के बात करेंगे जयराम साहब और उसको सुलझाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ स्वीकार लेते हैं हम लोग कि हाँ भाई समस्या है, हम बातचीत कर रहे हैं, हम उनके समस्याओं का निराकरण करेंगे। वो तो पब्लिक में आके कह रहे हैं, तो आपका स्वीकार, आप नहीं क्या स्वीकार करेंगे तो नहीं माना जाएगा क्या? वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आपके ना स्वीकार करने से जी। देखिए, ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन मूल प्रश्न ये है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सहयोगी दल एक साथ पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे, समन्वय के साथ लड़ेंगे, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लड़ेंगे, वो तो चलिए पे लड़ेंगे, ठीक है सर, के नेतृत्व में। ठीक है। हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि बीजेपी से उसका रिएक्शन लेकर उसके बाद आपके पास आऊंगा। दरअसल आरपी सिंह, आपको लगता है कि ये कोई किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, या आप देख रहे हैं जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कितने बुरी तरीके से ममता बनर्जी चुनाव हारी है, तो वो भी अब उनको भी एक गठबंधन की तलाश है। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं से कोई सकारात्मक खबर आ नहीं रही है, तो एक मिलने की जरूरत है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि सीपीएम ने साफ तौर पर लिखा भी है। तो क्या ये एक फ्रस्ट्रेशन में एक होने की एकजुटता के तौर पर आप देख रहे हैं इसको? एकजुटता कैसी हो सकती है? अभी हाल में तो टीएमसी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने चुनाव लड़े हैं। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेकर किस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की, सबको जानकारी में। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़े हैं। वो तो राहुल गांधी लेफ्ट वालों को हमारी बी टीम बताते थे, और डीएमके ने तो ऑलरेडी कह दी कि हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। उमर अब्दुल्ला ने ऑलरेडी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जेएमएम ऑलरेडी नाराज है, इनसे सख्ती बहुत सख्त नाराज है कि हमसे पूछे बिना आपने राज्यसभा का कैंडिडेट कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो कहाँ साथ है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कहीं पर कुछ, चलिए इस समय हमको एक मुद्दा खड़ा कर हम किसी बच्चों के कंधे पर बंदूक चलाकर हम कुछ कर लेंगे, इतने भर, इससे आगे कुछ नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि ये इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट का। अरे मैंने कहा अगले साल के बाद आपस में इतनी सिरफटाइल हो जाएगी, देखेंगे नहीं आप एक दूसरे को, क्योंकि यूपी के अंदर जब हार होगी उसका समाजवादी पार्टी को सब वो पुरानी बातें याद आ जाएंगी, जिसमें कहा था कमलनाथ ने कौन अखिलेश विखिलेश, तो वो सब लोगों की मेमोरी में रहता है, पॉलिटिकल आदमी की मेमोरी में रहता है।
सर मजबूरी के चलते हुए हाथ मिलाते हैं, फिर जब पता है कि उसके बावजूद ही हारना है, उसके बाद फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, कितनी भी परिस्थितियां रहें या ये कहें कि आप अपनी बात का जो है वो ऐड करिएगा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से लगातार बदलती हैं, क्या उनके अनुरूप गठबंधन भी बदलते रहते हैं, उसी तरह से शेप लेते हैं और फिर उसी शेप में ये भी गठबंधन सामने आ रहा है विपक्ष का? इसको फिर क्यों न तरजीह दी जाए कि कम से कम विपक्ष के अगेंस्ट में एक वॉइस के तौर पर खड़ा तो हो रहा है? नहीं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है और राजनीति में गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। हर कोई तो हर किसी के साथ रह चुका है। अटल जी की सरकार में ममता बनर्जी मंत्री रही हैं, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने कहा कि एनडीए यूपीए दोनों गठजोड़ थे। यूपीए ने सरकार चलाई और अल्पमत की सरकार चली, फिर भी चलती रही। इस गठबंधन को, जिसको देश के नाम से बुलाया जाता है, राहुल गांधी को चूंकि एक दिमाग में फितूर था कि इंडिया नाम कहीं से आ जाए, तो ऐसा गठबंधन बनाया जिसको पहले दिन से उनके प्रवक्ता, उनके नेता वो बोल ही नहीं पाते थे। और देश के नाम पर तो कोई गठजोड़ हो नहीं सकता। इसी वजह से, चूंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है, इस गठजोड़ का कोई स्वरूप नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाया गया। नेताओं को ये समझ में आ गया। आपको याद है अलग अलग जो बैठकें हुई थी, पहले पटना में, फिर मुंबई, बेंगलुरु, ये सब जो बैठकें हुई थी, हाँ। जो कुछ कहा गया था, क्या उनमें से कुछ भी हो पाया? दरअसल इसका अभी तक कोई स्वरूप ही नहीं बन पाया है। ये कुल मिला के एक, चलो ठीक है भाई, सब मोदी से पिट रहे हो तो आओ चलो आज बैठते हैं, कुछ चाय नाश्ता, थोड़ा पकौड़े उकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे? बाहर निकल कर कहेंगे कि मोदी तो बड़ा तानाशाह हो गया है, सब गड़बड़ हो गया है, देश पूरा गड़बड़ हो गया है, देश बिक रहा, ऐसे कुछ बात करें। कोई एक प्रॉपर एजेंडा, कोई एक ऐसी चीज जिसको जनता को लगे कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा करने की स्थिति में ये नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस गठजोड़ की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है, या कहें कि उस मनस्थिति में नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार भी, क्या किसी सत्र के पहले राहुल गांधी ने सत्र के पहले सभी नेताओं से, जो विपक्ष के हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या कोई रणनीति बनाई? कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा समाचार आया? नहीं आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस गठजोड़ का कोई मतलब नहीं है। एक दो बैठकें हो जाएंगी, चल जाएगा, थोड़ा माहौल बना रहेगा और उसके बाद फिर सब अपने अपने रास्ते रहे। और यहाँ जिसको कहते हैं ना कि वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला मसला है, तो इसलिए कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, चलिए देखने की बात होगी कि कल ये भरोसा कितना खरा उतरता है और किस तरह से दुष्यंत नागर जो कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में और मजबूत होगा, समय बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका, दुष्यंत नागर जी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बता ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप, हाँ पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की थिंग सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन क्या पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? दुनिया में ऊर्जा संकट की आंच तेज है, लेकिन भारत की रसोई में चूल्हा अब भी संतुलित कीमत पर जल रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन वैश्विक बाजार और पड़ोसी देशों के आंकड़े एक अलग कहानी बयां करते हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया है, जिसे विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे देशों में गैस के दाम के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आ रही है। भारत में घरेलू रसोई गैस की कीमतें न केवल पड़ोसी देशों से काफी कम हैं, बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो दिल्ली में सामान्य उपभोक्ता को 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए 942 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष पहले 4 रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती है, जिससे उनका प्रभावी खर्च 642 रुपए प्रति सिलेंडर रह जाता है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच वैश्विक स्तर पर एक सिलेंडर की आपूर्ति लागत अब 1600 रुपए से अधिक हो चुकी है। यानी सरकार और तेल कंपनियां प्रति घरेलू सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में न सिर्फ कम है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों के मुकाबले भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बहुत कम दाम पर मिल रहे हैं। भारत में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 642 रुपए में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में घरेलू सिलेंडर 1046 रुपए में मिल रहा है, जो भारत के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। नेपाल में घरेलू सिलेंडर का दाम 1207 रुपए है, जो भारत से 47% ज्यादा है। बांग्लादेश में सिलेंडर का दाम 1225 रुपए है, जो भारत से 48% ज्यादा है। श्रीलंका में 1241 रुपए, जो भारत से 48% ज्यादा है। अमेरिका में घरेलू सिलेंडर 1755 रुपए में मिल रहा है, जो भारत से 63% ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में घरेलू सिलेंडर के दाम 1765 हैं, जो भारत से 64% ज्यादा है। वहीं कनाडा में सिलेंडर का दाम 2411 है, जो भारत से 73% ज्यादा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60% आयात करता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से आता है। हाल के हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य संकट के कारण सऊदी एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भारी उछाल आया। पश्चिम एशिया के संकट से पहले यानी फरवरी 2026 से पहले एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस $543 प्रति टन था, जो जून 2026 में बढ़कर $790 प्रति टन हो गया है, यानी लगभग 46% की वृद्धि हुई है। हॉर्मुज़ संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिनकी ऊर्जा कार्गो की आवाजाही जारी रही। विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसीज की प्रभावी बातचीत से भारतीय एलपीजी टैंकर्स को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया गया। परिणाम स्वरूप घरेलू स्तर पर एलपीजी की कोई कमी नहीं हुई और करोड़ों परिवारों की रसोई अनवरत चलती रही। वैश्विक संकट के बीच एलपीजी के दाम नियंत्रण करके केंद्र सरकार ने साबित कर दिया कि सशक्त कूटनीति न केवल आपूर्ति सुनिश्चित करती है,
बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर कार्रवाई, जनता के विरोध प्रदर्शन और पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी ने नए राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे वक्त में जब राज्य सरकार मदरसों के सर्वे और आयुष्मान भारत जैसी बड़ी पहलों की ओर बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी जमीन पर टीएमसी को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि जन असंतोष बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का किला दरकने के बाद अब आम लोगों का गुस्सा उनका शोषण करने वालों पर फूट रहा है। राज्य के कई जगहों से नजर आ रहे ये नजारे बता रहे हैं कि जहां अपराधियों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ राज्य प्रशासन कार्रवाई में जुटा है, तो आम जनता भी उत्पीड़न करने वालों को सबक सिखाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने जमीन कब्जाने और उगाही के आरोपों में फरार चल रहे तृणमूल नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा हुआ पाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ पेरो थाने में जमीन कब्जा, कटमनी वसूली और धमकाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आमता के रथतला इलाके में एक कपड़े की दुकान पर छापेमारी कर साड़ियों के ढेर के नीचे से उसे पकड़ा। वहीं एक अन्य मामले में 100 दिन के काम में भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल नेता पर जनाक्रोश फूट पड़ा। शामपुर में तृणमूल नेता सन्यासी मान्ना को रस्सी बांधकर घुमाया गया और सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया गया। लंबे समय से भ्रष्टाचार और गरीबों का पैसा हड़पने के आरोपों को लेकर लोगों में नाराजगी थी। सूचना मिलने पर शामपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इससे पहले पार्षद बापादित्य दास गुप्ता की गिरफ्तारी के दौरान अंडे फेंके गए थे और चोर चोर के नारे लगे थे। वहीं पूर्व मंत्री मदन मित्रा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश जारी किया है। अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ब्लॉक और नगर पालिका स्तर पर सर्वे का निर्देश दिया है। इस सर्वे के दायरे में मान्यता प्राप्त, पंजीकृत और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे आएंगे। गैर सहायता प्राप्त, अपंजीकृत और निजी प्रबंधन वाले मदरसों को भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। मदरसों की संख्या और बुनियादी सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य जिलावार शैक्षणिक डेटाबेस तैयार करना है। सर्वे से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल शैक्षणिक योजना, बाल कल्याण और रिकॉर्ड प्रबंधन में किया जाएगा। सर्वे के दौरान किसी भी अनियमितता या अवैध गतिविधि की भी पहचान की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वे केवल सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया है। फिलहाल किसी भी मदरसे को बंद करने या छात्रों को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सभी संस्थान वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सामान्य रूप से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जिलाधिकारियों को 5 जुलाई 2026 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा है। पश्चिम बंगाल में कैसे निवेश ज्यादा लाया जाए, पश्चिम बंगाल का आर्थिक स्थिति जो है उसको ठीक से सुधार हो जाए, यही हमारा एकमात्र चाहत है। और जो स्कूल शिक्षा जो एकदम ठप हो गया, उसको उससे बाहर लाने का कोशिश कैसे किया जाए, यही हमारा लक्ष्य है। वहीं पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत PMJAY को लागू करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में MOU हस्ताक्षर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ दत्ता और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित।
आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है? सेंडर आपका बैंक है? फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? फिर वो यहाँ को ऐसा UPI ऐप बताना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो और मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ePay UPI ऐप, हाँ पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ePay UPI ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर UPI ट्रांजैक्शन के लिए सही है? बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की थिंग सिंपल है। बॉब ePay, one UPI ऐप for everyone। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और इंडोनेशिया अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। संदेश साफ है, क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया के दो बड़े समुद्री लोकतंत्र अब और मजबूती के साथ में खड़े हैं। भारत और इंडोनेशिया ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रविवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों ने न केवल द्विपक्षीय सहयोग को गति दी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता भी जताई। I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation. बैठक में दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग अब केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने भी सहमति जताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मजबूत आधार बन रहे हैं। It is also a timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that
both to our common interests and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes. दिल्ली में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, फिनटेक, निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की यह बैठक केवल द्विपक्षीय बैठक नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के नए आयाम गढ़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और व्यावहारिक सहयोग से उम्मीद है कि आने वाले सालों में रक्षा, समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ठोस परिणाम सामने आएंगे जो पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 100 दिन की जंग, लेकिन समझौता अब भी अधूरा। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अब भी हवा में घुली हुई है। युद्ध विराम के ऐलान हुए, बातचीत के दौर भी चले, लेकिन मिसाइलों, ड्रोन हमलों और सैन्य गतिविधियों ने शांति की उम्मीदों को बार बार झकझोर दिया। युद्ध विराम के बावजूद मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया की सरजमी पर तनाव की लपटें अब भी उठ रही हैं। कूटनीति और संघर्ष के बीच फंसा ये इलाका आज भी उस स्थायी शांति का इंतजार कर रहा है, जिसकी राह हर गुजरते दिन के साथ और कठिन होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के 100 दिन, युद्ध विराम के बावजूद हमलों का दौर जारी। पश्चिम एशिया में गहराया संकट, शांति की राह कठिन। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस संघर्ष ने न केवल पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में धकेल दिया। खास बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हमलों का दौर जारी है। पश्चिम एशिया में जारी ताजा घटनाक्रम में अमेरिका सेना ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने 4 अन्य ड्रोन और तटीय निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही थी। वहीं ईरान ने शनिवार को बहरीन और कुवैत को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया। बहरीन और कुवैत ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस बीच इजराइल में वेस्ट बैंक के निकट हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को निष्क्रिय किए जाने की बात कही है। वहीं लेबनान की ओर से दागे गए 2 प्रोजेक्टाइल भी इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए लेबनान में इजराइल के साथ युद्ध विराम को एक शर्त बताया है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद बढ़ते तनाव और ताजा हमलों के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी शनिवार को भागे भागे तेहरान पहुंचे। उनकी ये यात्रा इस्लामाबाद की मध्यस्थता संबंधी कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोस्तबा खामेनी के नाम एक पत्र सौंपा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पत्र में मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति और ईरान अमेरिका संबंधों से जुड़े मुद्दों पर संदेश शामिल हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर गाजा, लेबनान और इजराइल तक हिंसा की नई घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में स्थायी शांति की राह अभी भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और देश के मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर उत्तर पश्चिम भारत में सूरज के तेवर और तीखे होने लगे हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत में बादलों का कहर बरसने का अंदेशा है। कहीं गर्मी का पारा चढ़ेगा तो कहीं मूसलाधार बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है। और ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की है। तो आपको इन खबर के साथ हम छोड़ जाएंगे। आप इस खबर पर विशेष जानकारी लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगले कुछ दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति में काफी असमानता रहने की संभावना है।
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है, जबकि दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। हमारा अनुमान ये है कि जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ईस्टवर्ड मूव हो गया है, तो अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी वो थोड़ा सा कमी आएगी उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर क्लियर स्काई कंडीशन प्रिवेल करेंगी। और इसके साथ साथ अगर 4 दिनों के दौरान जो है अधिकतम तापमान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें फिर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखने को मिल सकता है। जहाँ तक बात है दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर जो है रिपोर्ट हो रही है। हमारा अनुमान यही है कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु इन सभी और कर्नाटक इन सभी क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी टू वेरी रेनफॉल एक्टिविटी जो है कुछ दिनों में अगले एक सप्ताह के दौरान हो सकती है। इस बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी की गई है। केरल और कर्नाटक के लिए रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कर्नाटक में सोमवार को रेड अलर्ट रहेगा, जिसमें अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।